आज हम क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 10 का आगाज करते हैं, जो कि है द इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। तो आइए सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स देखते हैं, यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या कुछ स्टडी करना है। पहला जो पॉइंट होगा वो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए हैमिल्टोनियन लिखेंगे, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी और मोमेंटम फॉर द इन्फिनिट पोटेंशियल वेल फाइंड करेंगे और इसका वेव फंक्शन जनरेट करेंगे। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और इसके लिए फिर जो डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे और ऑब्जर्वेबल्स की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। इन्फिनिट पोटेंशियल वेल का आगाज करते हैं इसके हैमिल्टोनियन से। उससे पहले देखते हैं कि इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है क्या। A particle which moves freely inside two boundaries where an infinite force prevent it from escaping is in the infinite square well। यानी कि एक पार्टिकल होगा जो कि दो बाउंड्रीज के दरमियान ट्रैप हुआ होगा, वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पार्टिकल ब्लू कलर से शो किया हुआ है जो कि बाउंड्री 0 और a के दरमियान फंसा हुआ है। अगर उसने इस बाउंड्री से फ्री होना है तो उसको इन्फिनिट फोर्स चाहिए होगी। तो ऐसे पार्टिकल को इन्फिनिट स्क्वायर वेल या इन्फिनिट पोटेंशियल वेल का नाम दिया जाएगा। अब इसके लिए अगर हैमिल्टोनियन की बात की जाए, हैमिल्टोनियन इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो H इज इक्वल टू T प्लस V। तो इन्फिनिट स्क्वायर वेल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कुछ यूं लिखा जाएगा कि V ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर द बाउंड्री x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू a। यानी कि अगर वो 0 और a बाउंड्री के बाहर होगा, जो कि इस डायग्राम के अंदर पिंक कलर से शो किया हुआ है, तो उसके लिए जो यहाँ पर एक येलो कलर से शो किया हुआ है, उसके लिए पोटेंशियल होगा 0। और इसके कंपैरिजन में अगर उसने इस बाउंड्री से बाहर जाना है, यानी कि x ग्रेटर देन a या x लेस देन 0, इस बाउंड्री से बाहर का अगर देखा जाए डायग्राम में तो पिंक कलर से शो किया हुआ है। अगर उसने पिंक कलर के अंदर जाना है तो उसके लिए इन्फिनिट पोटेंशियल चाहिए होगा। अब इसके लिए अगर हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करें तो दो यहाँ पर बाउंड्रीज बन रही हैं। एक बाउंड्री वो है जो 0 और a के दरमियान में, और एक आउटसाइड दैट बाउंड्री। अगर आउटसाइड दी वेल की बात की जाए तो पार्टिकल को आउटसाइड जाने के लिए इन्फिनिट फोर्स रिक्वायर होगी, इन्फिनिट पोटेंशियल रिक्वायर होगा, तो उसके आउटसाइड पार्टिकल हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0 because particle requires infinite force to escape out of the boundaries। अब दूसरी अगर बाउंड्री की बात की जाए जो कि इनसाइड दी वेल है, तो इनसाइड दी वेल के लिए पोटेंशियल होगा 0। अगर ये पोटेंशियल 0 हम हैमिल्टोनियन में पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी T प्लस V, तो काइनेटिक एनर्जी को माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो हैमिल्टोनियन फॉर द इन्फिनिट स्क्वायर वेल बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। जी, तो अब जो हमने लास्ट टाइम हैमिल्टोनियन फाइंड किया है उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी जाए, आइगन वैल्यू इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो कुछ यूं होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन है, ई एनर्जी है जो कि आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और साई अगेन वेव फंक्शन है। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो लास्ट टाइम वैल्यू हमने देखी है वो पुट कर देते हैं। अगर वो वैल्यू पुट की जाए सो इट बिकम्स माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई साई। या इसको दूसरे तरीके से यूं भी लिखा जा सकता है कि ई साई अगर लेफ्ट साइड पे ले आए दैट बिकम्स डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई और एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए के स्क्वायर एक कांस्टेंट लेट करते हैं जो कि इक्वल है 2me बाई एच कट स्क्वायर। तो अगर ये 2me बाई एच कट स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल सपोज कर लें तो उससे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन जाती है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से इक्वेशन की शेप भी नज़र आ जाती है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब चलते हैं वेव फंक्शन की तरफ
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो इन्फिनिट स्क्वायर वेल के लिए हम बना चुके हैं उसी को सॉल्व करके वेव फंक्शन फाइंड करेंगे। तो वो जो इक्वेशन हम बना चुके हैं वो है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो इसको एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है, वो है कैपिटल डी की फॉर्म में। कैपिटल डी का मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि डी बाई डी एक्स के इक्वल है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो डी यहाँ पर लिखा जा सकता है प्लस माइनस आयोटा के। इसको अगर फैक्टराइजेशन की जाए जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके फैक्टर्स कुछ यूं बनते हैं डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। तो इस वेव फंक्शन का जो सोल्यूशन होगा, पॉसिबल सोल्यूशन, वो कुछ होगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब ये बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके कांस्टेंट ए और बी की वैल्यूज फाइंड की जाएंगी। अब बाउंड्री वैल्यूज अगर देखी जाए, बाउंड्री पे बात करें तो बाउंड्री पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पार्टिकल या तो बाउंड्री के अंदर हो सकता है या बाउंड्री के बाहर। तो ये यूं ही कह लें कि जैसे कोई आदमी एक कमरे की दीवार में नहीं खड़ा हो सकता, वो कमरे के अंदर होगा या कमरे से बाहर होगा। तो दैट्स वाई जो उसकी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की एट बाउंड्रीज वो 0 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेव फंक्शन साई ऑफ 0, 0 का मतलब है कि लेफ्ट बाउंड्री, साई ऑफ ए इसका मतलब है राइट बाउंड्री। तो बाउंड्रीज पे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बन जाती है। तो अगर x इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो वो इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी, साई ऑफ 0 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स था, x को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, प्लस बी कॉज के एक्स, इसी तरह यहाँ पर भी x को 0 से रिप्लेस किया। तो साइन के इंटू 0 0 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉज के ऑफ 0 1 बन जाएगा। सो साई ऑफ 0 विल बिकम इक्वल टू b। तो ये कांस्टेंट b आ गया। अब इसी तरह से अगर साई ऑफ 0 को हम 0 पुट कर दें, यानी कि जो बाउंड्रीज पे प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो उस रिस्पेक्ट से कांस्टेंट b 0 बन जाता है। तो वेव फंक्शन की जो फाइनल शेप आ गई वो कुछ ये बन गई, साई ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह से दूसरी बाउंड्री जो है वो अगर पुट की जाए जो कि x इक्वल टू ए, तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो साई ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू ए साइन के ए। तो ये वेव फंक्शन हम फाइंड कर चुके हैं फॉर द इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, लेकिन ये वेव फंक्शन है अननॉर्मलाइज्ड। इसको अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके नॉर्मलाइज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टिल एक कांस्टेंट अननोन है जो कि कैपिटल ए है। तो इस कैपिटल ए की वैल्यू दूसरी बाउंड्री कंडीशंस यूज करके या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके फाइंड की जाएगी। अब इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो 0 बिकम्स इक्वल टू ए साइन के ए। इससे जो कंडीशन बनती है वो ये है कि जो आर्ग्यूमेंट के एन ए है, साइन का आर्ग्यूमेंट, वो एन पाई के इक्वल होगा, क्योंकि साइन कोई भी पाई का मल्टीपल है तो उस पे वैल्यू 0 देता है। तो वहां से हमने गेस किया कि के एन, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये के एन ए बिकम्स इक्वल टू एन पाई। तो इसको सॉल्व करें, के एन बन जाता है एन पाई ओवर ए। तो ये वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दी जाए, वेव फंक्शन की जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी वो होगी साई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स, यानी कि के को हमने यहाँ पर एन पाई बाई ए से रिप्लेस कर दिया है। याद रखें ये अगेन वेव फंक्शन की वो वैल्यू है जो कि अननॉर्मलाइज्ड है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के थ्रू सॉल्व करके कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो बन जाएगा फाइनल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को ड्रा भी किया जा सकता है अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दें। अगर पहले 3 वेव फंक्शन देखे जाएं, n की वैल्यू 1 पुट करके n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 पुट करें, तो ये वेव फंक्शंस बनते हैं साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई ए एक्स, सिमिलरली साई 2 ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई ए इंटू एक्स, एंड साई 3 इज इक्वल टू ए साइन 3 पाई बाई ए इंटू एक्स। इसको अगर ड्रा किया जाए वेव फंक्शन को तो ये कुछ यूं बनता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए सिंगल लूप बनेगा और n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 लूप्स, जिसमें जो है एक लूप अबव दी मीन पोजीशन होगा और दूसरा बिलो दी मीन पोजीशन, और इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए भी देखा जा सकता है। अब एनर्जी की अगर बात की जाए, एनर्जी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं
फॉर अ पार्टिकल इन द इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, तो उसके लिए वेव नंबर k को यूज करेंगे, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, जो कि n पाई बाई a के इक्वल था। तो k का अगर स्क्वायर ले लिया जाए, जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब बनाई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उस वक्त लेट किया था k इज इक्वल टू 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया n, तो यहाँ पर के एन स्क्वायर इक्वल बन जाता है 2m बाई एच कट स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए तो इससे एनर्जी बन जाएगी एच कट स्क्वायर के एन स्क्वायर ओवर 2m। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। अब यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे तो ये एनर्जी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज बनती जाएगी, लेकिन k की जो हमने वैल्यू अभी फाइंड की है वो इधर रिप्लेस कर देते हैं, जो कि इक्वल है n पाई बाई a। तो ये वैल्यू रिप्लेस करके एनर्जी की फाइनल इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर गौर किया जाए, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू वो डिपेंड करेगी n पर। तो अगर एटम से अगर इसको रिलेट किया जाए तो एटम में यूं होगा कि अगर पहले शेल की बात की जाए उसके लिए एनर्जी बन जाएगी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। दूसरे शेल की बात की जाए तो 4 टाइम्स, तीसरे शेल की 9 टाइम्स, तो इसी तरह से एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। However, this is the formula for the energy of a particle inside the infinite square well. इस एनर्जी को यहाँ पे ड्रा भी किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एनर्जी के लिए फार्मूला देखा जाए तो E1 बनता है एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। सिमिलरली E2 4 टाइम्स बन जाएगा E3 9 टाइम्स एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। तो एक तो बात यह है कि ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और इसको अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ग्राफ में डिफरेंट k की वैल्यूज़ के लिए एनर्जी प्लॉट की गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि k1 के लिए जो एनर्जी है वो कम है, k2 के लिए एनर्जी ज़्यादा है, k3 के लिए उससे ज़्यादा है। लेकिन एक और चीज़ नोट की जा सकती है कि जो ही हम E1 से E2 पे जाते हैं तो ये रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे जैसे E2 से E3 में जाते हैं ये और तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये डिफरेंस आप इसका नोट कर सकते हैं कि E1 और E2 में डिफरेंस कम है, E2 और E3 में डिफरेंस ज़्यादा है। सिमिलरली E3 और E4 में डिफरेंस उससे भी ज़्यादा है। जी, तो अब जो हम वेव फंक्शन फाइंड कर चुके हैं उसको नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि उसमें जो अननोन कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखी जाए तो ये जर्नल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इन वन डायमेंशन है, जो कि साई मॉड स्क्वायर dx इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a, 0 पहली बाउंड्री और a दूसरी बाउंड्री को शो कर रहा है, तो ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इनसाइड दैट बाउंड्री मस्ट बी इक्वल टू 1। तो वेव फंक्शन जो हम फाइंड कर चुके हैं साइज ऑफ x इज इक्वल टू a साइन के एक्स, उसी को इधर यूज करेंगे। अगर ये वेव फंक्शन साई को रिप्लेस कर दें a साइन के एक्स, तो ये बन जाता है a मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स dx इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू 1। तो इस इंटेग्रल को अगर सॉल्व करें, सॉल्व करने पे a मॉड स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 आता है, और इसको रीअरेंज करके a मॉड यानी कि कांस्टेंट a की वैल्यू बन जाती है 2 बाई a स्क्वायर रूट। तो अभी जो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के थ्रू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड कर चुके हैं उसको अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में पुट करेंगे। अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कुछ ये था, साई n ऑफ x इज इक्वल टू a साइन n पाई बाई ax। तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि है 2 बाई a स्क्वायर रूट। तो वेव फंक्शन बन जाएगा साई n ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाई a स्क्वायर रूट साई साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। सो दिस जी, तो अब उस वेव फंक्शन को यूज करते हुए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या, मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। डायनामिकल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास पोजीशन आ सकती है, मोमेंटम आ सकता है, कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल आ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो जनरल फार्मूला है वो है a एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू इंटेग्रल साई स्टार a साई dx। तो यहाँ पे जो अभी हम फाइंड कर चुके हैं वेव फंक्शन साई की वैल्यू, वो अगर रिप्लेस करें, पहले पोजीशन के लिए करते हैं, तो पोजीशन के लिए जब रिप्लेस की जाएगी वो वैल्यू
ये कुछ ये बन जाएगी x एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू 2/a² साइन के x इंटू 2/a² साइन के x, यानी कि ये है साई x एंड साई स्टार x एंड साई dx इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा x एक्सपेक्टेशन इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू a 2/a x साइन स्क्वायर के x dx। तो 2/a एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि इंटेग्रल से बाहर ली जा सकती है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटेग्रल यूज करेंगे जो कि इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a x साइन स्क्वायर x dx इक्वल होता है a²/4। ये ऊपर वाली इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर दें तो x एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी 2/a इंटू a²/4, that becomes equal to a/2. So this is the expectation value of the position. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम भी फाइंड की जा सकती है। अगेन वही फार्मूला, जर्नल फार्मूला यूज करेंगे जो कि था अगर कोई भी ऑपरेटर ए है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू इंटेग्रल साई स्टार एंड ऑपरेटर ए इंटू साई डी एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हमने मोमेंटम के लिए क्या किया है कि इंटेग्रल लिया है और पहले इसके वेव फंक्शन का स्टार लिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और फिर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में पुट की है, और फिर तीसरी ब्रैकेट में अगेन साई डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए ये बन जाता है -2/a आयोटा h कट इंटेग्रल 0 टू a साइन के एक्स इंटू के कॉज के एक्स डी एक्स। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमने यहाँ पे ये टेक्निक लगाई है कि 2 को इंटेग्रल के अंदर ले गए हैं और इंटेग्रल के अंदर ले जाके ये साइन 2 के एक्स के इक्वल बन गया है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटेग्रल यूज किया जा सकता है जो कि है ऑड इंटेग्रल, दैट इज इंटेग्रल 0 टू a साइन 2 के एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 रिप्लेस किया जाए तो मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो 0 बन जाएगी। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। इसी तरह से और बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड की जा सकती है, लेकिन कॉमनली पोजीशन और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही उसी से हमारा कंसर्न होता है। तो अब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। जैसे हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स फाइंड की, इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। पहले अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की बात करते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्क्वायर की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड की जाए यूजिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू फार्मूला, तो ये है इंटेग्रल साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है, मोस्ट राइट साइड बन जाएगी 2/a इंटेग्रल 0 टू a एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। तो अगेन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटेग्रल ये बन चुका है। अगर स्टैंडर्ड इंटेग्रल यूज किया जाए जो इक्वल होता है a³ माइनस a/4n² पाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करके एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इक्वल आ जाती है a² इंटू 1/3 माइनस 1/2n² पाई स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे डेल्टा एक्स इक्वल आ जाता है a² इंटू 1/3 माइनस 1/2n² पाई स्क्वायर माइनस a²/4 एंड स्क्वायर रूट। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो डेल्टा एक्स जो कि पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है फॉर द इन्फिनिट स्क्वायर वेल, वो बन जाता है n² पाई स्क्वायर माइनस 6/12n² पाई स्क्वायर इंटू a स्क्वायर रूट। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी फाइंड की जा सकती है। तो मोमेंटम के लिए अनसर्टेनिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है डेल्टा p इज इक्वल टू p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस p एक्सपेक्टेशन स्क्वायर स्क्वायर रूट। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना होगी, तो वो अगर फाइंड की जाए ये बनती है 2h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाई a इंटेग्रल 0 टू a साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड इंटेग्रल यूज किया जाएगा जो a/2 वैल्यू देता है, ये पुट कर दी जाए वैल्यू, तो p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाती है h कट स्क्वायर एंड k स्क्वायर। तो ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी फाइंड की जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करने पे डेल्टा p बिकम्स इक्वल टू h कट स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर रूट, दैट बिकम्स इक्वल टू h कट k। So therefore uncertainty in position ultimately is delta x is equal to n square pi square minus 6 over 12 n square pi square square root into a।
अब अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर इन दोनों अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट के इंटू एन स्क्र पाई स्क्र माइनस 6/12 एन स्क्र पाई स्क्र स्क्र रूट इंटू ए। तो अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि n इक्वल टू 1 है, उस सूरत में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बिकम्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.568 एच कट। देयरफॉर जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एच कट बाई 2। अगर n इक्वल टू 1 है उस सूरत में ये ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट बाई 2 है, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस सूरत में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है इसकी वैल्यू कम हो गई लेकिन फ्रैक्शन में है, उस वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 आ जाएगा।